नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्किल एजुकेशन टिप्स में। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 सोल्व किया है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन 10 के साथ। तो अगर आपने इससे पहला सेशन नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको कंप्लीट सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारा जो आज का सेशन है करते हैं उसकी शुरुआत क्वेश्चन 10 के साथ। क्वेश्चन 10 में हमको कहा गया है एक विक्रेता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। बाजार यहाँ पे 2 बाजार इसमें दिए गए हैं, 2 बाजार में विक्रय करता है और 3 वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो उत्पादन कितना है? 10,000, 20,000, 18,000, 6,000, तो 20,000 और 8,000। अब इसमें दो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, ए और बी। हमको यहाँ पे पार्ट्स दिए गए जिनको हमको सोल्व करना है। ए पार्ट जो है उसमें कहा गया है यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए, 1.5 रुपए तथा 1 रुपए है तो प्रत्येक बाजार में कुल आय रिवेन्यू आर्ग्यू बीजगणित की सहायता से हमको ज्ञात करना है। आर्ग्यू बीजगणित का मेथड भी आपको पता है तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। बी ऑप्शन में हमको कहा गया है यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत कोष्ठ क्रम से 2 रुपए, 1 रुपए तथा पैसे 50 है तो कुल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट हमको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। आपको भी स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन 10 है उसमें हमको 3 वस्तुएं 2 बाजारों में विक्रय करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टेबल बना लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व और उसके बाद करते हैं पार्ट ए को कंप्लीट सोल्व। तो क्वेश्चन 10 को हम अब सोल्व करते हैं। हमारे पास जो 2 बाजार है और उत्पादन की जो वस्तु है उनको हमने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिख लिया है। और जब हम इसका आव्यूह रूप लिखते हैं तो आव्यूह रूप इसका इस तरीके से यहाँ पे बन के तैयार होता है। अब हम सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट ए। तो ए जो हमारा पार्ट है उसमें हमको दिया गया है उत्पादन एक्स, वाई, जेड जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य हमको क्रम से दिया गया है। क्या दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं उत्पादन एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रम से रुपए, 2.5 रुपए और 1.5 रुपए तथा 1 रुपया, ये हमको यहाँ पे इन तीनों उत्पादन की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य दिया गया है। अब हम इनको जब आव्यूह की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं आव्यूह के रूप में लिखने पर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेके चलना है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपया। समझ आया? अब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे दोनों बाजारों की आय। अब दोनों बाजारों की आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो ये आव्यूह रूप में हमने बाजार और उत्पादन का जो मैट्रिक्स रूप है उसको लिखा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000, 6,000, 2,000, 20,000 और 18,000 और 8,000। और जो हमारा ए ऑप्शन में एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य है उसका जो आव्यूह रूप है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और
₹1। अब क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारे पास दोनों बाजारों की आय आ जाएगी। तो चलिए करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं वो आपको पता है, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट रोज पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इस फर्स्ट कॉलम में कंप्लीटली। तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 2.5 रुपीज, कहने का मतलब है ₹2.5 का जो हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म ही यूज करेंगे। 10,000 इंटू ₹2.5, इसके बाद प्लस 2,000 इंटू ₹1.5 प्लस 2,000 इंटू ₹1.5 प्लस इसके बाद 18,000 इंटू ₹1, 18,000 इंटू ₹1। इसके बाद 6,000 सेकंड रोज अब स्टार्ट करेंगे इसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। 6,000 इंटू ₹2.5, 6,000 इंटू ₹2.5 प्लस 2,000 इंटू 20,000 इंटू ₹1.5, 20,000 इंटू ₹1.5 प्लस 8,000 इंटू ₹1, 8,000 इंटू ₹1। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको बस सोल्व कर लेना है। 10,000 के जब हम ₹2.5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन जब हम ₹2.5 में करेंगे तो ₹2.5 तो एज इट इज आ जाएगा, इसको एज इट इज लिख देना है। अब जितना 1 के पास में जीरो था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट 4 जीरो था तो यहाँ पे 4 जीरो लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये ₹2.5 में पॉइंट कितने स्थान के बाद है, राइट हैंड साइड से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 2 स्थान के बाद क्या है, पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 1 2 यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, समझ आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस आप ₹1.5 की गुणा 2,000 में कर दिया तो किस प्रकार से करेंगे, सिंपल ट्रिक है। 2,000 का मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें कर लीजिए। 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा। 1 कैरी बचा, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 0 कितना है, 3 है। इस 3 जीरो को एज इट इज यहाँ पे लगा लेना है। अब यहाँ पे भी 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो हम 2 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, मीन्स पॉइंट लगा देते हैं। अब प्लस 18,000 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 18,000, समझ आया। इसके बाद 6,000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ₹2.5 में तो क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन इस 25 में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 सिक्के कितना होता है, 150 होता है, 150 होता है और ये जीरो एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जीरो है 3 तो ये 3 जीरो एज इट इज लगा लेना है। पॉइंट 2 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे प्लस। इसके बाद 20,000 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ₹1.5 में तो किस प्रकार से करेंगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लीजिए पहले आसानी से। 2 की गुणा 0 में 0 आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जितना 2 के बाद 0 था इसको हम कंप्लीटली लगा लेंगे। 4 जीरो है, 1 2 3 और 4 और 2 हम छोड़ के यहाँ पे दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव भी यूज कर लेंगे। इसके बाद प्लस 8,000 की मल्टीप्लिकेशन 1 में किया जाएगा 8,000, समझ आया, बड़ा सिंपल है। अब क्या कर लेना है, आप इनको ऐड कर लेना है। देखिए अब आप यहाँ पे भी हम 0 पॉइंट के बाद 0 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, बस इनको हम ऐड कर लेंगे। तो पॉइंट से बाद में 2 जीरो है, पॉइंट से बाद में 0 हो तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप उसको लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे भी 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है और यहाँ पे भी 3 जीरो है। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले हम अब हमारे पास जो ये नंबर्स हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। देखिए अब आप 25 मीन्स 25 प्लस 3 कितना हो गया
28 हो गया। 28 में 18 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 46। कितना हो जाएगा? 46 मीन्स 46 हो जाएगा और 3 जीरो एच डी आ जाएंगे। ये हो गया 46,000। इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। बाद की जो ये पॉइंट से बाद में 2 जीरो है, इनको हम नहीं लिखेंगे। पॉइंट से बाद में जीरो को कोई महत्व नहीं होता है। तो ये 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो। अब क्या करेंगे हम? अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए अब आप 15,000 और 8,000 को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23,000। अब 23,000 में हमको 30,000 और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 53,000 मीन्स 53 रुपीज। तो हमारा दोनों बाजारों की जो आय है वो कितना हो जाएगा? उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा और इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखेंगे। तो हम फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फाइनली लिख सकते हैं अतः प्रत्येक बाजार से 40,000 तथा 53,000 रुपए है। दोनों बाजारों की जो आय आई है वो आई है हमारे पास इतनी और इसको हमने फाइनल लिख दिया। अतः बाजार से रुपए 40,000 तथा 53,000 रुपए की आय है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ए सोल्व। अब हम करते हैं सेम प्रोसेस से पार्ट बी सोल्व। सेकंड पार्ट में हमको ये दिया है उत्पादन एक्स की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 20 रुपये, क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे हैं। तो हमने जब इनका आव्यूह रूप लिखा तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? अब सेम प्रोसीजर रखना है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको भी और यूज करना है सॉल्यूशन के लिए। प्रत्येक बाजार में क्रय मूल्य, प्रत्येक बाजार का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10,000 हमको दिया गया है, 6,000, 2,000 और 20,000। इसके बाद 18,000 और 8,000। समझ आया? और जो हमारा बी मैट्रिक्स में आव्यूह रूप लिखा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे। 50 पैसे को इस तरीके से लिखा जाता है। अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आएगा वो हमारा प्रत्येक बाजार में क्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। 10,000 की मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूने 20 हो गया। डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं 20,000। इसके बाद 2,000 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में 10। 2,000 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करने पर हमको क्या मिलेगा? प्लस 2,000 नहीं मिलेगा। इसके बाद 18,000 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 पैसे में, तो कितना हो जाएगा? 18 की मल्टीप्लिकेशन आप किसमें कर लीजिए? 5 में कर लीजिए। 18 पंजे 90 हो गया। 3 जीरो ए और 1 जीरो ए, 4 जीरो एच लगा लेनी है। प्लस कितना आ गया? 4 जीरो हो गए ना, 90 और 4 जीरो, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट कितने अंक पे है? 1 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है दशमलव है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब क्या करना है? अब इसके बाद 6,000 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 20,000 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20,000 प्लस 8,000 का मल्टीप्लिकेशन 50 पैसे में करेंगे तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40 हो गया। और 40 के बाद ये 4 जीरो ये चीज लगा लेनी है। 40 1 2 3 4, ये 4 जीरो ये चीज आ गया है। पॉइंट यहाँ पे भी 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया है। यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप
ध्यान से देख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, 20,000 और 2,000 कितना हो गया, ये हो गया 22,000 प्लस ये 2 जीरो है पॉइंट के बाद, इनको छोड़ देंगे, केवल 9,000 लिखेंगे, समझ आया। इसके बाद 12,000 और 20,000 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 32,000 प्लस 40, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो कितना बचेगा, बचेगा 4,000। और इनको सोल्व कर लेना, 22 और 9 31 हो गया, ये हो गया 31,000, 32 और 4 36 हो गया, ये हो गया 36,000। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट के लिए प्रत्येक बाजार में क्रय मूल्य। अब हमको क्या करना है, अब हमको बी पार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट मींस कुल लाभ भी बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले बाजार का लाभ, पहले बाजार का जो लाभ है, लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना आया था हमारे पास, विक्रय मूल्य आया था 40,000 माइनस क्रय मूल्य आया है हमारा 31,000। 40 से 31 जाएगा तो ये बचेगा 15,000 रुपए, समझ आया। ये जो 40,000 है ये हमारा विक्रय मूल्य पार्ट ए सोल्व किया था, तो वहां पे हमारे पास आया था। इसके बाद बाजार का लाभ कितना है वो भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारे पास 53,000 रुपया माइनस 36,000 रुपया इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये बचेगा 17,000 रुपए। तो ये आ गया है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जब कोई विक्रेता दोनों बाजार में एक्स वाई तथा जेड उत्पादन की हुई वस्तुओं को बेचता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 सोल्व और क्वेश्चन 10 के दोनों पार्ट सोल्व। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया गया है आव्यूह x का आव्यूह x हमको ज्ञात करना है। यदि x into 1 2 3 4 5 6 equal -7 -8 -9 2 4 6 है तो हमको आव्यूह x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, करते हैं अब आव्यूह x को ज्ञात। तो हमको इसमें आव्यूह x ज्ञात करना होगा। हम क्या करेंगे, माना x इक्वल्स टू हम मान लेते हैं a b c और d, ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a b c और d इनटू, इसको ऐसे लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन पहले इन तीनों कॉलम्स में करेंगे, उसके बाद दूसरे रो का कॉलम इन तीनों, उसके बाद दूसरे रोज का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों कॉलम्स में करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस b इंटू 4 कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। इसके बाद a इंटू 2 2a हो गया प्लस b इंटू 5 5b हो गया, a इंटू 3 3a हो गया प्लस 6 इंटू b 6b हो गया है, c इंटू 1 c हो गया प्लस d इंटू 4 4d हो गया है, c इंटू 2 2c हो गया प्लस d इंटू 5 5d हो गया है, c इंटू 3 3c हो गया है प्लस d इंटू 6
6d हो गया है। तो ये आ गया हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इक्वल हमको दिया गया है -7 -8 -9 2 4 6। हम इन दोनों मैट्रिसेस की संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a प्लस इक्वल आ जाएगा -7 2a प्लस 5b इक्वल आ जाएगा -8 3a प्लस 6b इक्वल आ जाएगा -9 c प्लस 4d इक्वल हो जाएगा 2 2c प्लस 5d इक्वल हो जाएगा 4 और 3c प्लस 6d इक्वल आ जाएगा 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 को इसे कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन 2 और 3 को लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमको मिल जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, आपको यहाँ पे ध्यान से करना होगा क्योंकि कंफ्यूज मत होना। 2 से समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 4 8 हो गया, 8b इक्वल टू -7 इंटू 2 माइनस का 14 हो जाएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर कैपिटल M लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो अब हम करते हैं समीकरण M से समीकरण 3 को घटाने पर, यहाँ पे समझाएंगे, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। समीकरण M है हमारे पास 2a प्लस 8b इक्वल टू माइनस का 14। इसके बाद समीकरण 3 है हमारा ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2a प्लस 5b इक्वल्स टू माइनस का 8। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 2a 2 है a है, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और b एच डी आ जाएगा। यहाँ पे -14 मीन्स -14 प्लस 8 कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 6। दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस का 6 अपॉन b और 3 2 जा 6। दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस का 2। b का वैल्यू आ गया है हमारा माइनस का 2। अब b का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशंस में लिख लीजिए, हमारा a का मान सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में हम b का वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 में b इक्वल्स टू -2 रखने पर ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3a प्लस 6 इंटू b का वैल्यू है माइनस का 2 इक्वल है हमारा किसके, -9 के। ये आ जाएगा 3a प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2 12 मीन्स 12 हो गया माइनस का 9। दिस इंप्लाइज दैट 3a इक्वल -9 प्लस 12। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा a इक्वल्स टू आ जाएगा -9 प्लस 12 3 और अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1। a का वैल्यू आप 2 3 4 किसी में भी रख लीजिए, b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, इसमें रखे 4 में रख लीजिए, आप 4 में रख लीजिए, ये हो जाएगा समीकरण
4 में a इक्वल्स टू 1 रखने पर हमको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4 है हमारे पास, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू बी 6b इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 9 है हमारे पास, माइनस 9, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 6p इक्वल्स टू माइनस 9, और इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 9 और माइनस का 3 माइनस का 12 अपॉन 6, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस का 2। अब क्या करते हैं हम, अब हम इक्वेशन 5 और 6 में वर्क करेंगे। अब आप देखें इक्वेशन 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करके 6 को घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा d का वैल्यू। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 में 2 से गुणा करके समीकरण 6 को घटाने पर हमको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन के लिए कीजिए 2 इंटू सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 8d इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप 2c प्लस 5d 6 को एज इट इज लिख लेंगे, 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह चेंज होने के कारण 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3d इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू कितना आ गया है, 0 आ गया है हमारा। अब क्या करेंगे, इस d का वैल्यू हम समीकरण 7 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास c का वैल्यू आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 7 में d इक्वल्स टू 0 रखने पर हमको मिल जाएगा, देखिए समीकरण 7 ही है, 3 इंटू सी 3c प्लस 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू कितना है 6 है, दिस इंप्लाइज दैट यह आ जाएगा 3c इक्वल 6, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, 3 टू 6 होता है, c इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। अब हम क्या करते हैं, a b c और d का वैल्यू हम किस में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में a b c तथा d के मान रखने पर हमको मिल जाएगा x इक्वल्स टू a का वैल्यू है हमारे पास कितना, a का वैल्यू है हमारे पास 1, b का वैल्यू है माइनस का 2, माइनस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, c का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू कितना आया, वो आया है 0। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 11 का x आर्ग्यू जो हमसे पूछा गया है। हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया है यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ab इक्वल्स टू ba है, तो गणितीय अनुमान द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू m के लिए ab की और पावर n इक्वल्स टू a की पावर n b की पावर n होगा। तो गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज करना है। हमने स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस थे गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा ही प्रूव किए थे, तो उसी सिद्धांत के द्वारा हम इस क्वेश्चन 12 को भी प्रूफ करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको प्रूफ। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, चलना है। माना Pn
ए बी की पावर एन इक्वल्स टू बी की पावर एन ए होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ए बी इक्वल्स टू बी ए। समझ आया? इसीलिए ए बी की पावर के इक्वल्स टू बी की पावर के ए हो जाएगा, जो कि सत्य है। और क्योंकि n इक्वल्स टू 1 के लिए हमको क्या दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू बी ए हमको क्वेश्चन में गिवन है। n इक्वल्स टू के लिए चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए बी की पावर के इक्वल्स टू बी की पावर के ए सत्य है ना। देखिए कंडीशन इसमें फॉलो करना होता है। अब आप देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हम यहाँ पे k प्लस 1 बनाते हैं। अगर हम दोनों साइड में b से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मींस b की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे यहाँ पे k प्लस 1 बन जाएगा। तो हमारा b की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर देते हैं दोनों साइड इनटू b। हमको क्या मिल जाएगा, अब हमको मिल जाएगा a b की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। हम यहाँ पे लिख देंगे है पी एन इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। कैसे? अब आप यहाँ पे देखिए n की जगह यहाँ पे आप k प्लस 1 रखे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a b की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 इंटू ए आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका प्रूफ पता है, हम लिख सकते हैं, आता है गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि Pn n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए सत्य है, जबकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। यही हमको इसमें यहाँ पे प्रूफ करना था। अब हम क्या करते हैं, अब हमको इस क्वेश्चन में कहा गया है इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ए बी की होल पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n होगा। तो हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर रखना है। माना पी एन, कथन क्या है हमारे पास, कथन है हमारे पास ये, माना पी एन ए बी की होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर n इंटू बी की पावर n। हम सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा p1 a b की होल पावर 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारा a b इक्वल्स टू a b, जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। कैसे? अगर आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारा दोनों साइड क्या बनेगा, ए बी इक्वल्स टू ए बी बनेगा। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो हम क्या करते हैं, माना n इक्वल्स टू के लिए Pn क्या है, सत्य है, ये हम मान लेते हैं। तो हमारा n इक्वल्स टू के लिए अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो ये हो जाएगा पी के ए बी की होल पावर के इक्वल्स टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के। अब आप देखिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम k प्लस 1 बनाते हैं। अगर हम दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा,
k प्लस 1 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ ए बी से गुणा करने पर, दोनों साइड ए बी से गुणा करने पर हमको मिल जाएगा ए बी की होल पावर के इंटू ए बी इक्वल्स टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए बी। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा ए बी की होल पावर के इंटू ए बी की पावर 1। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे a की पावर 1 b की पावर 1 है। तो ये हो जाएगा ए बी की होल पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए की पावर के इंटू ए की पावर 1। कितना हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा इंटू बी की पावर के इंटू बी की पावर 1, बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। समझ आया? तो अब आप देखिए हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है ए बी की होल पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1। यही हमको चाहिए था। आता है पी एन एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, इसमें आप एन इक्वल्स टू के प्लस 1 रखिए, ए बी की होल पावर के प्लस 1 एन इक्वल्स टू के प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तो के प्लस 1 हो जाएगा। ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1, वही हमारा यहाँ पे बन गया है। अतः हम फाइनल लिख सकते हैं, आते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि पी एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के सभी मानों के लिए सत्य है, जबकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ आया? तो लैंग्वेज आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको दो कंडीशंस दी गई थी, ए बी की पावर n इक्वल्स टू बी की पावर n a होगा, और इसके बाद हमको कहा गया था इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि n बिलोंग्स टू n के लिए ए बी की होल पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n होगा। तो हमने दोनों पार्ट्स यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं, अलग अलग आप लोगों के लिए यहाँ पे सोल्व कर दिए गए हैं, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में हमको कहा गया है निम्नलिखित में से उत्तर चुनिए। अब जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनमें हमको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और उसमें सही आंसर्स का हमको चुनाव करना होगा। ए इक्वल्स टू हमको अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो हमको आंसर इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है जो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई सॉल्व कर लेते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। हमको चाहिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के लिए हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए हमारा होता है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हम क्या कर लेते हैं, इस ए स्क्वायर का वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा हो जाएगा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, बीटा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, गामा इंटू अल्फा गामा अल्फा, प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू गामा गामा अल्फा, गामा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा गामा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व।
ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा अलग अलग चीज क्या है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जीरो, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा जीरो, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास बचा है। अब आपको ध्यान से समझना है, अब आप देखिए, अब हम जो हमारा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कॉमन कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, हम इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इनटू आई, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हम इसको रखते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया गया है हमको, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई दिया गया है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आया है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू आई, और यहाँ पे भी कितना है, आई है, इनटू में यहाँ पे आप देखिए। अब क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू आई अपॉन आई, तो क्या हो जाएगा, इस सब की जगह इससे कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 आ गया। अब आप देखिए इसमें जो हमारा जो 1 है, अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को 1 की साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अब आप ये ऑप्शन देख लीजिए, ये हमारा कौन से ऑप्शन में मैच होता है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में चेक किया तो ये तो 1 है, ये तो हो गया कैंसिल, बी में चेक किया, बी में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, बट यहाँ पे माइनस है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, सी है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन में हमारे वैल्यू मैच करता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, क्यों, क्योंकि हमको कहा गया है एक वस्तु को मैट्रिक्स दे दिया गया है 2 क्रॉस 2 का, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो हमको इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना था, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है सोल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया गया है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, मतलब एक आव्यूह हमको यहाँ पे सममित और विषम सममित दोनों दे दिया गया है, तो हमको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को फॉलो करके देख लेते हैं कि सममित तथा विषम सममित आव्यूह दोनों से हमारे पास क्या आता है, वही हम यहाँ पे ऑप्शन में मैच करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब हमको क्या पता है, सममित आव्यूह के लिए क्या होता है कंडीशन, सममित, सबसे पहले हम सममित आव्यूह के लिए करते हैं, सममित आव्यूह में, सममित आव्यूह में हमारे पास होता है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ये तो होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेते हैं। इसी प्रकार से विषम सममित आव्यूह में, विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, ये तो होता है। अब क्या करते हैं, सममित, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह में दोनों में गुण होने चाहिए, सममित तथा विषम सममित आव्यूह दोनों में गुण होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 को
जोड़ने। और अब हम क्या कर देते हैं, अब इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास aij प्लस aij इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा aji माइनस aji। अब दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2aij इक्वल्स टू, और ये हमारे पास बचेगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट aij इक्वल्स टू कितना आ गया, aij इक्वल्स टू आ गया हमारा 0। 0 मीन्स aij इक्वल्स टू, इसको हम 0 आव्यूह को कैपिटल O से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह। अब आप देख लीजिए कि ए जो है हमारा वो शून्य आव्यूह कौन से ऑप्शन में मैच करता है। ए में चेक किया ए एक उतर आव्यूह है तो ये तो हो गया नहीं। बी में चेक किया ए एक शून्य आव्यूह है और शून्य आव्यूह ही हमारे पास आया है, तो बी इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। समझ आया, यही हमको इसमें बताना था। यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह दोनों ही है तो ए जो हो जाएगा वो हमारा शून्य आव्यूह हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 14 सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया गया है, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो 1 प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है, किसके होगा, चलिए देखते हैं किसके होगा बराबर। तो हमको क्या दिया गया है, हम यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। दिया है, हमको दिया है a स्क्वायर इक्वल्स टू a दिया है, ये बात तो कंफर्म हो गया। अब हमारे पास अगर हम a क्यूब को सोल्व करते हैं तो a क्यूब का क्या मतलब होता है, a स्क्वायर इंटू ए होता है। a स्क्वायर इक्वल हमारा क्या है, ये हमारा a इंटू ए। अब a इंटू ए ये हो गया हमारा a स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर क्या है, a है। तो हमारा ये कंडीशन यहाँ पे बन गया है जो हम आगे यूज करेंगे। अब आप देखिए i प्लस ए का होल क्यूब हमको यहाँ पे एक्सपेंड करना है, क्योंकि आपने a प्लस बी का होल क्यूब सीखा होगा, तो आपने सीखा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपने पढ़ा होगा। समझ आया। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल हो जाएगा i क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i इंटू ए इंटू i प्लस ए, यही तो हमारा इसके अनुसार एक्सपेंड होगा, और माइनस का 7a। अब आपको ध्यान से सोल्व करना है, i क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन i में क्या हो जाएगा, 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए इंटू ए स्क्वायर हो गया माइनस 7a। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, i का कितनी भी बार मल्टीप्लीकेशन कर लो क्या आएगा, i ही आएगा। क्यों, क्योंकि i जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और इसके बाद i क्यूब इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए a क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू a होता है। a स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे a रख दिया, तो a इंटू a इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर फिर हमारा a के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a। इसी प्रकार से प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर, आई होता है तो ये हो जाएगा 3a प्लस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 7a इक्वल्स टू आई प्लस 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 7a माइनस 7a इक्वल्स टू 7a से 7a चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा i। अब आप i देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मैच करता है। ए ऑप्शन चेक किया, ए में तो मैच नहीं कर रहा, तो ये तो होगा नहीं। बी में मैच किया, बी में भी नहीं है, मैच हो रहा है तो कैंसिल हो गया बी ऑप्शन भी। सी में गए हम, तो सी में हमने देखा यहाँ पे हमारा आई है, और यहाँ पे भी हमको आई मिला हुआ है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यही हमको इस क्वेश्चन में सोल्व करना था।
कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हमने क्वेश्चन 15 सोल्व कर लिया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो विविध एक्सरसाइज था, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हेल्प ले सके और वो भी अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर कर सके। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर 3 मैट्रिसेस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सेट करके दिया जाएगा, तो आप वहां से आसानी से उनको सीख सकते हो, बाकी के एक्सरसाइज को भी। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।